हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो ग्लोबल समिट गुजरात वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुई अहमदाबाद में। उस हवाले से बात करेंगे। शेखज़ादा नाहयान साहब वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट आए थे और 2 रोज़ा उनका दौरा था। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को वहाँ पे मिली, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ साथ एक खबर और है। कश्मीर हुर्रियत के जो लीडर हैं मीरवाइज उमर फारूक, वो न्यू दिल्ली गए हैं और कह रहे हैं कि ये 2019 के बाद पहला उनका दौरा है। क्या इम्पोर्टेंस है इसकी कश्मीर के हालात के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से, कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, इस पे आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Fakar bhai. I'm sorry I was having some message, so please. No, it's fine, no issue for that. It's okay, क्योंकि ये चल रहा होता है। ये मुसीबत ये है कि ये हम सब के साथ ये चीजें चल रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वाइब्रेंट गुजरात के हवाले से बहुत सारी चीजें हुई। बिल्कुल मतलब बिजनेस के हवाले से बहुत बड़ा समिट था, वो तो हुआ। लेकिन शेखज़ैद साहब के का आना और जो मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर की, तो कहते कि मोदी साहब ने कहा कि वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर। ये बात बड़ी मतलब हेडलाइंस में लोगों ने इसको जैसे कहते हैं हाईलाइट किया और एक बहुत बड़ी चीज थी। एक तो इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बात करनी है आपसे, क्योंकि अभी इससे जुड़ी हुई एक और जो खबर आजकल पाकिस्तान में चल रही है वो है जी, आप लोगों की एक मिनिस्टर अभी गई थी हज कोटा के हवाले से, स्मृति ईरानी साहिबा, उसके हवाले से कहते कि जी ये क्यों गई। फिर ये वाली चीजें देखना, तो मैं थोड़ा सा इसलिए इसको मतलब लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर वो आप जब बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें बहुत सारे एंगल्स और मिलेंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो उन्होंने कहा, और फिर शेखज़ैद साहब भी जब स्पीच कर रहे थे तो वो माय ब्रदर जिसे कहते हैं मोदी जी, वो पुकारते रहे। फकर भाई देखिए, ये टेक्टोनिक शिफ्ट्स हैं। आप समझिए इसकी डेप्थ को। माय ब्रदर इज नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। 100% एग्री विद यू। तो कुछ चीजें ना बोली जाए, समझ ली जाए तो अच्छा है। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। आप एग्जैक्टली, समझ यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो टेक्टोनिक शिफ्ट है और अल नाहयान जायद साहब एक विजनरी लीडर हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब एक विजनरी लीडर हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब इन जो एक इस्लाम का जो चेहरा दुनिया ने देखा उसको वो बदल देंगे। ठीक है, अब वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं। दुनिया ह्यूमैनिटी की ओर चलना चाहती है, वो भी उसमें जाना चाहते हैं, अपना अपना शेयर लेना चाहते हैं। भारत को अनदेखा किया नहीं जा सकता। भारत इस हिस्से का दुनिया का विश्व गुरु है, इसको कहने में कोई हमें लाग लपेट नहीं रखना चाहिए। तो ये दोनों लोग विजनरी हैं। ऐसे लीडर मोदी जी, अल नाहयान साहब और मोहम्मद बिन सलमान साहब जैसे लीडर सदियों में एक बार आते हैं। आसान नहीं है ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है भाई। और मैं तो अल नाहयान साहब का विशेष फैन हूं। उन्होंने तो जो यूएई को बना दिया और उसके बाद जिस तरीके से वो तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, जितनी आप वो देखिए जो गले दोनों लोग मिले उसमें ना फेकनेस नहीं थी। एब्सोल्युटली राइट। मैंने जिक्र इसका किया है सर। मैंने कल अपने शो में ये बात की। मैं कहा जिस तरह की वो कहते हैं ना जप्पी भाई है, तो मैं कहा यार वो वैसे नहीं होता, वो वैसे आप नहीं कर सकते लोगों को दिखाने के लिए। एग्जैक्टली वो लग रहा था भाईचारा, लग रहा था कि यस ये दोनों लीडर्स नेचुरल। एग्जैक्टली दैट्स द बेटर वर्ड। लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को सम्मान देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये फिर मोहम्मद बिन जायद साहब जिस समय पे आए उस समय को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 के जज को लेजिटिमेट डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले, और राम मंदिर बन रहा है। आप समझ रहे। और वो अबू धाबी में भी मंदिर खोल रहे हैं। इसका ये नहीं है कि मंदिर बड़ा है मस्जिद बड़ा, ये नहीं है बात ना। सब भगवान के घर है, सब जिसको जहां चेंजेस जो हमें नजर आ रही है कि नेक्स्ट मंथ वो मोदी जी ने वहां जाना है, उसकी इनॉग्रेशन करनी है, तो ये मामूली बात नहीं है।
अगर देखा जाए, क्योंकि सिमरती साहिबा जो है वो गई है वहां पे, मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम उनको किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। यकीन करें कि बड़ी मुझे खुशी हो रही थी कि वो वहां पे गई। लेकिन कुछ लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है कि जी मोहम्मद बिन सलमान साहब तो पता नहीं क्या हो गए, तो किए हो गए भाई, उनका कंट्री है, उनको करने दे। वो हमसे बेहतर शायद रिलीजन को समझते हैं जितना कि हम समझते हैं। हम तो सेकंड उसमें आते हैं ना, ग्रुप में आते हैं, वो तो फर्स्ट वाले हैं फ्रंट। लोगों ने किसी को नहीं बख्शा भैया, आप समझ रहे हैं ना, तो लोगों को जाने दें। जी जी। चमड़ी मोटी करके बैठना पड़ता है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो लोगों को जाने दे भैया, इतना आसान नहीं है लोगों से पंगे लेना। लेकिन ठीक है, मैंने आपको एक फोटो शेयर किया है, वो जरूर आप कीजिएगा, वो टाइम इसमें ये इंडिया टुडे का, उसको जरूर शेयर कीजिएगा अपनी स्क्रीन पे भी। जी जी। तो देखिए, वही मैं बात कह रहा हूं कि आखिर जो भाईचारा खुल रहा है, ये इसकी कितनी तारीफ की जाए कम है, कितनी तारीफ की जाए कम है। और इसमें कोई अगर ये बेवकूफी कर रहा है कि हम जीत गए तुम हार गए, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि ये सब जीत गए। इट्स अ विन विन सिचुएशन। इसमें अगर मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं, तो उतने ही बड़ी विजनरी लीडर मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं और अल जायद साहब हैं, अल नाहियान जायद, वो लोग भी कम नहीं है। क्योंकि भाई उनको वो विरासत थी, उससे वो निकलना आसान नहीं है। वो जिस तरीके से बना रहे हैं, वो उनका विजन जो है वो कम नहीं है। तो ये सबकी जीत है, मानवता की जीत है, और उन्होंने भाई बोल के झप्पी लगाई है। दुनिया बहुत 100 कदम आगे बढ़ गई उस गले मिलने के साथ में, और ये एक खुशखबरी है। अब आपका क्या होगा ये देखने लायक है कि आप कहां जा रहे हैं। मैं बता दूं, अगर आप मुझे इजाजत है तो मैं बता दूं कि हम किधर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूं, हम ये कर रहे हैं कि सर हमने $2 अरब लिया है, आपको पता ही होगा, वो दुबई से, यूएई से हमने लिया। तो जब कल आप लोग वहां पे वाइब्रेंट ग्लोबल समिट जो कर रहे थे गुजरात का, तो उसी दिन हमने उनको कहा कि भाई प्लीज आप इसको रोल ओवर कर दें। तो इस वक्त हम ये कर रहे हैं सर, आप जो मर्जी करें, लेकिन हम यही कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए फकर भाई, आज मैं एक अपना भी यूट्यूब पे शो कर रहा था जी, तो मैं देख रहा था यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में मैं उनका आर्टिकल 12 पढ़ रहा था कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का सिमत क्या होगा। मैं सुन रहा था यूएई की फॉरेन पॉलिसी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 को पढ़िए, बड़ा खूबसूरत ले उन्होंने उसको ड्राफ्ट किया है। मैं अगर आप परमिशन दे तो पढ़ना चाहूंगा। सर प्लीज जरूर। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएई कहता है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनियन shall be directed towards support for Arab and Islamic causes and interest, and towards the consolidation of the bonds of friendship and cooperation with all nations and peoples on the basis of the principles of the Charter of the United Nations and ideal international standards. सुनिए, इतना बेहतरीन ड्राफ्टिंग है। उन्होंने कहा अरब एंड इस्लामिक जो इंटरेस्ट है उसको हम दुनिया के इंटरेस्ट के साथ हम आहंग करेंगे, ये उसका लब्बो लुभाव है। अच्छा, वो इस्लामिक इंटरेस्ट नहीं कह रहे हैं। इसीलिए जब कश्मीर को पाकिस्तान उठाता है अरब के सामने, वो कहता है कि ये तो इस्लामिक इंटरेस्ट है, वो कहते हैं ये इस्लामिक तुम्हारे लिए होगा, ये अरब एंड इस्लामिक नहीं है। अरबों के साथ वो, अगर वो चाहते लिख देते हैं अरब और इस्लामिक इंटरेस्ट, वो लिख रहे हैं अरब तो होना ही चाहिए, यानी इस्लामिक इंटरेस्ट को अरबिक इंटरेस्ट से अलग नहीं किया जा सकता। और वो कोई भी इंटरेस्ट जो अरबिक ना हो, अगर इस्लामिक है तो उसमें यूएई का अलग दखल रहेगा। वो आपके इस्लाम को अपना इस्लाम नहीं बनाएंगे। ये है उनकी फॉरेन पॉलिसी। इसीलिए कश्मीर पे उनका रुख अलग रहता है, क्योंकि कश्मीर अरबों की समस्या नहीं है, पाकिस्तानियों की समस्या हुई। राइट, आप समझ रहे हैं। इसको इस्लामिक कॉज आप बनाना चाहते हैं, आप मतलब पाकिस्तान के जो जी सोचने वाले लोग हैं वो बनाना चाहते हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तान के लोगों को कि जब यूएई और क्या नाम है सऊदीया निकल जाएंगे आगे, अब रोक नहीं सकता, तरक्की की ओर जा चुके हैं ये। बिकॉज कि मैंने, आप तो सेंट्रल एशिया गए होंगे, नहीं गए होंगे तो हो क्या ये फखर भाई, वहां का इस्लाम अलग ही इस्लाम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान का क्या होगा, आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं कि यूएई जो है वो 7 अमीरात को मिलकर बन सकता है और भी अमीरात इसमें जुड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो अरब हों।
जैसे आप पाकिस्तान है, आप कहने कि भैया मैं यूएई का पार्ट बना लो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमको भी जोड़ दो, क्या दिक्कत है? कहेंगे नहीं, आप अरब नहीं हो, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहेंगे तो वो भी पढ़ देंगे। तो देखिए, जब आप, और उनका बड़ा अच्छा मुझे वो भी लगा, आर्टिकल 6 सुनिए क्या लिखते हैं वो, द यूनियन इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट अरब नेशन to which it is bound by the ties of religion, language, history and common destiny. पाकिस्तान दुनिया का मतलब रिलीजन, हिस्ट्री, एक मिनट और एक वर्ड था मैं भूल गया, रिलीजन, लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। पाकिस्तान का लैंग्वेज किसके साथ शेयर होता है सरकार? पाकिस्तान का हिस्ट्री किसके साथ शेयर होता है? मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको पश्तूनों की हिस्ट्री पढ़नी है तो आप महाभारत नहीं पढ़ेंगे तो आप पश्तून की हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आप वेद नहीं पढ़ेंगे तो पश्तून की हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, बिकॉज पश्तून का नाम पख्ता से आता है, जो कि अरबों में, सॉरी, वेद में मेंशन्ड है, 10 राग में, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं जी। तो आपकी और हमारी हिस्ट्री कॉमन नहीं है, हम एक लोग नहीं है, कल्चर हमारा कॉमन नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल। तो जब अरब कह रहा है कि हम रिलीजन पे, वो ये नहीं कह रहा इस्लाम, वो कह रहे रिलीजन। अरब में जुडाइज्म भी था, अरब में बहाइज्म भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अरबी और यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएं तो आपको जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। आप उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्लॉज देख लीजिए, मैं आपको अरबों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्लॉज बता देता हूं, और आप अपना भी कंपेयर कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है ये। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेसिंग इट वर्बली in writing or by other means of expression shall be guaranteed within the limits of law। ठीक है, लिमिट्स ऑफ लॉ। पाकिस्तान का क्या है कि विदिन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ व्हाट यू कॉल, मतलब कि इस्लाम जी ही एक, भाई आप अब इसको हम कैसे बोले, पाकिस्तान नीड्स टू रीविजिट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान नीड्स टू, बिकॉज सब आगे चले जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे, और इसलिए नहीं कि आप पीछे जा रहे हो, इसलिए कि आपके साथ खड़े हुए लोग आगे बढ़ गए, और आप अभी भी अपनी जनता को अपनी हिस्ट्री डिनाई करना पढ़ा रहे हो, आप उनको सिखा रहे हो कि तुम्हारी हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री अलग है। पाकिस्तान में स्टेट ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1948 के बाद से सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ, कोई भी जो आदमी इस्लाम जानता है वो उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, वो कहेगा पार्लियामेंट्री लॉज को हम नहीं मानते, हमारे जूते पे है ये पार्लियामेंट्री का लॉ, क्योंकि ये इस्लामिक लॉ से नहीं मेल खाता। ये पार्लियामेंट्री लॉ की वैल्यू है वहां पे, आप समझ रहे हैं? आपने इतने नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए हैं, पार्लियामेंट स्टेट है या ये जो इस्लाम के आधार पे लॉ को वेरीफाई करेंगे या लॉ को वैलिडेट करेंगे, कौन स्टेट है पता ही नहीं चलता। हर आदमी स्टेट है अपने आप में भाई। ये पाकिस्तान नीड्स टू डिफाइन द सेंटर ऑफ पावर, ग्रेविटी ऑफ पावर, उसका कंसंट्रेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। मैं फिर कह रहा हूं, कंसंट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो हर कोई पावर सेंटर है आपके यहां, हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन है, और पाकिस्तान ने इसको फरोग दिया। 1948 में जब वॉर किया तो नॉन स्टेट एक्टर्स के गाब में किया। आप कुछ भी करना चाहते हो, आप नॉन स्टेट एक्टर्स के गाब में करना चाहते हो, स्टेट का है। लेकिन डॉक्टर साहब, उसका तो बहरहाल हमें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। ये अलग बात है, हम माने या ना माने, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उसका नुकसान नहीं हो। उस चीजों का नुकसान आज तक 2024 में मुख्तलिफ सूरतों में होता है। ये अलग बात है, मैंने कहा ना कि हम अगर नहीं मानते तो हम, एक अलग बात है कि हम डिनाइल मूड में हो और हम कहें कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, ये रिकॉर्ड पे अब ये चीजें मौजूद है कि ऐसा बहुत नुकसान हमने इन चीजों का उठाया कि अगर जी मैं कह रहा हूं, देयर इज नो कलेक्टिव आइडिया ऑफ नुकसान क्या है। जो आपका नुकसान है, पाकिस्तान में कई लोग उसको अपना मुनाफा समझते हैं। पाकिस्तान उसी को, ये आपकी बात का रीजन ये कि कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये हमारे देश का फॉरेन पॉलिसी है या ये है जी। लेकिन सर, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक हम अगर उस तरह की तरक्की हमारे यहाँ नहीं हुई, या बहुत सारी चीजें, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये तीनों चीजें इसकी वजह से, इसके ऊपर इसका असर है और उसकी वजह से
ओवरऑल तो 25 करोड़ का आवाम का हो सकता है 5% या 10% लोगों का प्रॉफिट हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, ये बाकी जो 99% लोग हैं उनका तो नुकसान ही है ना। तो हम उस कॉन्टेस्ट में बात करूं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपने भी ये पिक्चर भी भेजी है स्मृति जो ईरानी साहिबा, उसकी हम दिखाते भी हैं, लोगों ने खैर देखी होगी, मैंने खुद बेताशा पिक्चर्स उनकी, मतलब इस वक्त सोशल मीडिया और जहां पे भी आप क्लिक करते हैं तो आपको जिसे कहते हैं ना दर्जनों के हिसाब से उनकी पिक्चर जो है वो मिल रही है। अच्छा, कुछ लोगों को इसके ऊपर, कुछ नहीं शायद कुछ ज्यादा लोगों को, लेकिन मैं कहूंगा कुछ लोगों को इसके ऊपर एतराज, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया मोहम्मद बिन सलमान साहब के इस एक्ट को। उन्होंने बड़ा कहा कि यार बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया है उन्होंने, कि हज पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी साहब की जो कैबिनेट की मेंबर है, मिनिस्टर है, उसको उन्होंने कहा कि भाई एक डिप्टी उनके साथ जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो साथ गए हैं और पूरा डेलीगेशन गया और उनको पूरा एक विजिट करवाया गया। कहते जी ऐसा तो पहले नहीं हुआ, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान साहब कहते हैं नहीं जी अब ऐसा होगा। कैसा देख रहे हैं इसको? नहीं, मोहम्मद बिन सलमान साहब का मैं फैन हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक, मैं फैन हूँ। द मैन इज विजनरी, ठीक है ना, वो जो कर रहे हैं आसान नहीं है और मौत के मुंह में खेल के कर रहे हैं। बाकी का तफसीर हम तब करेंगे जब आप ये पिक्चर को डिफाइन करें। ये पिक्चर ऐसी वैसी पिक्चर नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। जी जी, ठीक है ना। ये पिक्चर को अगर आप देखें फखर भाई, तो इसकी खास बात क्या है कि आपको पिक्चर में कौन दिख रहा है? स्मृति ईरानी इज नॉट हिंदू बाय द वे, फॉर योर व्यूअर्स, राइट, वो पारसी हैं, ठीक। वो उन्होंने एक पारसी से शादी की है, वो जोरोस्ट्रियन से शादी की है। वो हिंदू थी मगर अब वो जोरोस्ट्रियन है, खुद को वो पारसी मानती है, इसीलिए वो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर है। इंडिया में पारसी माइक्रो माइनॉरिटी है। ओके, ठीक है। अब आइए ये पिक्चर जो लेफ्ट साइड में इसको देखें, एक अरब अपनी पारंपरिक पोशाक में, ठीक, उसके बगल में एक हिंदू अपनी पारंपरिक पोशाक में, उसके बगल में एक महिला खुले सर अपनी पारंपरिक पोशाक में, यानी कि अरब, हिंदू, साड़ी, उसके बगल में कुवैत टाइप का जो एक है पारंपरिक पोशाक, वो है। पीछे सरदार जी है, उनको हाईलाइट किया गया। मैंने जिक्र किया लास्ट शो में, मैंने जिक्र किया इनकी एक और पिक्चर है जिसमें सरदार जी भी खड़े हैं अब यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। तो ये मैसेज, ये फोटो छोटा मोटा फोटो नहीं है, मैसेज दे दिया गया दुनिया को कि यही फ्यूचर है ह्यूमैनिटी का, ये फ्यूचर है ह्यूमैनिटी का। लुंगी भी रहेगी और ये क्लोक जो कहते हैं, जो इनका ड्रेस है अबाया सा जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये भी रहेगी। और ये सब ह्यूमैनिटी के इन्वेंशन है, सब खूबसूरत है। जितना खूबसूरत ये बांधने वाला है उतना ही खूबसूरत वो वेस्टी है, यानी धोती जो पहने हुए, उतनी खूबसूरत वो साड़ी है, उतनी खूबसूरत सरदार जी की पग है। एग्जैक्ट। और यही इंसानियत है, यही ह्यूमैनिटी है पगड़ी में, और इसमें देखने वालों के नजर का अंतर है, ढक तो सरी रहा है। और सर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट सबसे मेरे ख्याल में बड़ी चीज है कि ये लोग एक ही फ्रेम में है सारे। और मैंने ये लास्ट में, लेकिन आपने बहुत मजेदार किस्म की इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत अच्छी थी, मैंने दी थी अपनी तौर पे, कोशिश मैंने की थी कि यार देखें कि एक ने अरब ड्रेस पहना हुआ है, मैडम ने साड़ी पहनी हुई है, दूसरे, लेकिन आपने बड़े मजेदार अंदाज में जिसे कहते हैं कि उसको एलाबोरेट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम शायद कुछ 2-3 दिन पहले मैं और आप शो में जिक्र कर रहे थे कि चीजें हम कहते हैं ना, MBS मोदी साहब को बड़ा भाई कहते हैं, शेखजैद साहब भी अपना भाई, शायद एज एक जितनी होंगी या कुछ ऊपर नीचे होंगी, लेकिन एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते हैं। सर इसमें बाकी लोगों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है कि यार छोड़ दो इससे, अभी आपको निकलना पड़ेगा, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने ट्रेड एंड बिजनेस को, अपनी सोसाइटी को, बिल्कुल आप रिलीजन जो फॉलो करते हैं, आपको तो शेखजैद साहब को तो मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब ने कभी कहा कि शेखजैद साहब आप जो है ना इस्लाम छोड़ दें, या MBS साहब आप इस्लाम छोड़ दें। आई डोंट थिंक सो। या इन दोनों ने कभी मोदी साहब को कहा कि सर आप अगर ये कर दें, आप अगर मुसलमान हो जाए तो क्या मजा आ जाए। मैं मतलब कतन नहीं हो सकता कि ऐसा कभी मतलब सोचा भी गया, कहना तो बहुत दूर की बात। तो क्या मैसेज फिर क्या जा रहा है, मतलब लोगों के लिए जो बड़ा नैरो माइंडेड है, बहुत बड़ा तंग नजर है, जिसको हम उर्दू या हिंदी में कहते हैं, उनकी गलती क्या है? वो तो तंग नजर बनाए गए हैं ना। देखिए पूरा खेल फखर भाई मेरी दृष्टि से बस जहन बनाने का है, मानसिकता जिसको हम कहते हैं। जैसा मैं पाकिस्तान में पैदा होता तो शायद मैं वैसा सोच रहा होता जो वो सोच रहे हैं,
मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है ना। और हिंदुस्तान में भी मैं अगर किसी और घर में होता तो भी वैसा सोच रहा होता। ये तो डिपेंड करता है आपका समाज कैसा बना रहा है। जब मैं लॉ का स्टूडेंट था तो मैंने किताब पढ़ी थी मोरालिटी ऑफ लॉ, तो उसमें मैंने पढ़ा कि मोरालिटी दो तरीके की होती है, एक होती है मोरालिटी ऑफ ड्यूटी, दूसरा होता है मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन। तो मोरालिटी ऑफ ड्यूटी यानी जब आप पैदा होते हो 5 साल से 16 साल या 18 साल तक स्टेट आपको बताता है आप कौन हो, आपके हीरो कौन है, आपका कल्चर क्या, स्टेट आपके दिमाग में डालता है। उसके बाद 18 साल के बाद जो बंदा जितना सीखना होता है सीख जाता है, उसके बाद वो अपनी मोरालिटी खुद दिखाता है। जैसे आपको आपके घर में सिखाया गया शादी के पहले कोई गर्लफ्रेंड मत बनाना, मैंने 5 बना ली, मेरे घर वाले परेशान हो गए थे। जैसे आपको घर वाले ने सिखाया कि भाई तुम जुआ मत खेलना, फकर भाई लगातार लगे हुए, हम भी लगातार लगे हुए। मुझे याद है मेरे घर में जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ गया था, मेरी माँ ने कहा बेटा सब करना, कभी शराब और सिगरेट मत पीना, और मैंने दोनों पिए। तो शराब तो खैर मैंने बहुत जल्दी छोड़ दी थी, मैं बियर पीने लगा था, लेकिन सिगरेट तो मैंने बहुत बार छोड़ी। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि मेरी माँ ने मुझे 0 से 16 तक में 18 तक में अपनी के हिसाब से मेरी मोरालिटी को डिटरमाइन करा कि बेटा शराब सिगरेट बुरी चीज है। लेकिन मैं 18 साल के बाद मैंने अपनी मोरालिटी को ये डिटरमाइन करा कि शराब सिगरेट बुरी चीज नहीं है। तो इन दोनों के बीच में इंसान को आप बनाते हो, एक समय के बाद सोसाइटी का कंट्रोल इंसान से चला जाता है, वो अपनी एस्पिरेशन के हिसाब से अपनी मोरालिटी का निर्माण स्वयं करता है। आप समझ रहे फकर भाई, जैसे आपको कुछ चीजें अच्छी लगती होंगी, किसी को नहीं लगती होंगी, बिल्कुल। तो पॉइंट ये कि कोई ये सोच रहा है कि रिलीजन चला जाएगा, कोई रिलीजन चलेगा नहीं। लेकिन मुझे इंडिया में तो ये होता है। मुझे कजाकिस्तान का मैं आपको कहानी बताता हूँ, 1 मिनट का। मेरी फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कजाक थी, बहुत हेल्पिंग मुस्लिम, ठीक है ना, बट मानती नहीं थी। तो वो एक दिन मुझे अपने घर बुलाई। उनके पिताजी मुस्लिम थे, टोपी कजाक वाली लगा के, लेकिन किताब बुद्धिज्म की पढ़ रहे थे। उनकी बहन अबाया बहुत स्ट्रिक्ट मुस्लिम थी, ये इस्लाम को मानती ही नहीं थी, और सब एक घर में खुशी खुशी रह रहे। क्या बात, सही। आप समझ रहे हैं, उनके पिताजी बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, बहन उनकी एकदम अबाया वाली, एकदम स्ट्रिक्ट, घर में भी अबाया वाली। बिल्कुल ठीक, आप खूबसूरती से रह रहे हैं, जिसको जो माने। पॉइंट ये है कि आप इसको इंडिविजुअल रखें, जिसको कहते हैं पर्सनल अफेयर। बिल्कुल। जब आप दूसरे पे थोपने का सिस्टम बना देंगे रिलीजन को, तब दिक्कत आएगी। बहुत सही। आप किसी को मत डिसाइड करें, अल्लाह को डिटरमाइन करने दे। अल्लाह या भगवान डिटरमाइन करेगा वो गलत किया या सही किया, आप छोड़ दे उसको। इसी को फ्रीडम कहते हैं। यही यूरोप को रेनेसा दिलवाया। जिस दिन आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि फलाना आदमी जो है वो किससे बात कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कौन उसकी जिंदगी में है कौन नहीं, ये आपका मतलब नहीं है इससे, ये उसका पर्सनल मैटर। बिल्कुल, खेल खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरा ये कहना है फकर भाई कि ये जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, इसके लिए मैं इन तीनों लीडर की जितनी तारीफ करूं, जबरदस्त, बिल्कुल। दे आर विजनरीज, नो डाउट अबाउट दैट। सर लास्ट में थोड़ा सा बस कमेंट चाहूंगा। मीरवाइज उमर फारूक न्यू दिल्ली गए हैं और कहते हैं कि 4 साल या 5 साल के बाद, जब से 2019 में 370 और 35 हटाया गया, तो उसके बाद पहली दफा गए। क्या आपको लग रहा है कि न्यू दिल्ली के साथ उनके ताल्लुकात चेंज हो रहे, क्योंकि अभी रिसेंटली उनको जो घर में नजरबंद थे तो वो भी रिलीज किया गया, और बड़ी सारी चेंजेस हमें देखने को मिल रही। तो ये भी उससे रिलेटेड कोई चीज है कि मतलब मजीद बेहतरी आने वाली है, या बस वैसे ही नॉर्मली पहले भी जाते रहेंगे? कोई ऐसा तो नहीं क्योंकि पहली दफा न्यू दिल्ली है कि पहले जाते थे तो रुतबा अलग था, बात का टोन अलग था, और जो बात होती थी उसका सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर को क्या कहते हैं तो मुझे नहीं पता, उसका सब्जेक्ट मैटर अलग होता है। जी जी। अब मीरवैज साहब को ये मान के चलना पड़ेगा कि आर्टिकल 3, मीरवैज साहब इज द हुर्रियत के और उसके मेन फेस थे भाई। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही। तो हुर्रियत को तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, इलीगल कर दिया उन्होंने यूएपीए के अंदर में। इस्लामिक और भी कोई संगठन है उसको अमित शाह ने बैन कर दिया। भाई पॉइंट है कि आप रिलीजन को मानो, मगर यही रिलीजन जो यूएपीए का, अभी कुछ दिन पहले उगुए शिनजियांग में चाइना भी सेम चीज कर रहा है। आप रिलीजन को मानो, बट रिलीजन के नाम पे पॉलिटिकल सिस्टम बनाने की कोशिश नहीं मानी जाएगी, ओके, नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। आप फ्री है,
लेकिन अब ये कि कश्मीर में सिर्फ एक निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा, सारी हिस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दोगे, वो नहीं चलेगा। तो गए हैं, वेलकम है, और हर आदमी चेंज होता है फकर भाई, लोग अपनी दृष्टिकोण चेंज करते हैं समय हालात के हिसाब से, देश काल जिसे हम कहते हैं, उसके हम सब चेंज हुए अपनी लाइफ में। तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि उमर वैज फारूक साहब भी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, आत्मसात करें और देश की तरक्की उन्नति में अपना कंट्रीब्यूशन दें। उनका रोल बनता है, वो भाई एक बड़े रिलीजियस लीडर है, तो वो उनको करना चाहिए। और दिल्ली से इसीलिए वो आए हैं, दिल्ली से, अदरवाइज इंटरेस्टेड नहीं होते दिल्ली बात करने में, तो दिल्ली उनको भाव भी नहीं देता। बुलाया गया तो कुछ तो बात खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी पकाने को भी तैयार है। राइट राइट राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, खैर हमने दोनों टॉपिक्स थे हमारे, हमने उसके ऊपर बात की, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी और, मैंने कहा ना कि हम किसी एंगल से देख रहे होते हैं, लेकिन उसके और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो यही कोशिश होती है कि उस पर बात की जाए। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फकर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।